हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेकर के आए हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन, जो आपको बीटीएससी एएनएम एवं जीएनएम एग्ज़ाम में पूछने की संभावना है। यहाँ से क्वेश्चन पिछले बीटीएससी 10,709 एएनएम में पूछा गया था और उम्मीद करते हैं कि इस बार भी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आपका रहेगा। तो ये जो वीडियो रहने वाला है वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का पार्ट 2 रहने वाला है। तो जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21 से। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एमटीपी एक्ट 1971 कब लागू हुआ था। एमटीपी एक्ट, एमटीपी का क्या मतलब होता है? तो एमटीपी का जो मतलब होता है वो होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या होता है? मेडिकल मेडिकल टर्मिनेशन टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है। मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट जो हुआ था 1978 लागू हुआ था, वो कब हुआ था? तो वो जो हुआ था तो कब हुआ था? ऑप्शन नंबर में देखिए कब लिखा है, 1971, 1972, 1973, 1974। कब हुआ था? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो एमटीपी जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ जो प्रेगनेंसी का जो एक्ट हुआ था वो लागू हुआ था 1971 में, लेकिन इसका जो विस्तार रूप से काम करना स्टार्ट हुआ वो कब हुआ? 1972 में। यानी कि इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा 1972। क्या हो जाएगा? 1972। यानी कि क्वेश्चन नंबर इसका क्या हो जाएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा 1972। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। रेफरल प्रणाली में रोगी को रेफ़र किया जाता है। जो रेफ़र सिस्टम होता है उसमें किस तरह से रोगी को कहाँ पे रेफ़र किया जाता है? अच्छे संचार सुविधा के ख्याल से, अच्छे और बेहतर इलाज के लिए, अच्छे बड़े शहर के ख्याल से। तो जो रेफ़र किया जाता है उसको किस ख्याल से किया जाता है कि अच्छे और बेहतर इलाज हो, अच्छा से उसका देख रेख हो, जहाँ पे अच्छा स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो, वहाँ पे क्या करते हैं? पेशेंट को क्या करते हैं? रेफ़र करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या लिख रहा है कि स्वास्थ्य दल का मार्गदर्शक पीएचसी के स्तर पर कौन होता है? पीएचसी का स्तर पे कौन होता है? यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे स्वास्थ्य दल हेल्थ टीम का जो देख रेख करता है उसका कौन करता है? बीडीओ, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, एलएचवी। एलएचवी का मतलब होता है लेडी हेल्थ विजिटर। क्या होता है? एलएचवी का लेडी हेल्थ विजिटर अंचलाधिकारी। तो जो पीएच सब सेंटर को स्वास्थ्य दल का जो मार्गदर्शक होते हैं पीएचसी लेवल पे, तो उसका कौन होते हैं? तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो क्या हो जाएगा? प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का दो नैतिक आचरण कौन कौन सा है? महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी कि एएनएम का दो नैतिक आचरण कौन कौन सा है? गांव के बड़े लोगों को ठीक से देखना, समान भाव विचार से बिना भेदभाव से देखना, अपने निकटतम व्यक्ति को देखना, बिना ईर्ष्या द्वेष का ख्याल किए देखना। एक एएनएम होते हैं उसका जो नैतिक गुण होता है, दो नैतिक गुणों के बारे में पूछ रहा है। तो कौन कौन सा नैतिक गुण होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो हो जाएगा कि समान भाव विचार से बिना भेदभाव के देखना चाहिए। कोई भी पेशेंट आए, कोई भी जाति से हो, उसको क्या करना है? सेम जैसे आप अच्छे घराने को, अच्छे आदमी को देखते हैं, सेम क्या करना है? आपको उससे भी देखना है, उनसे भेदभाव नहीं करना है। हर एक पेशेंट को आपको अच्छे से देखना होता है। दूसरा क्या है? दूसरा होता है कि बिना ईर्ष्या द्वेष के ख्याल से देखना। आपके मन में कुछ घृणा नहीं होना चाहिए, उसके प्रति कुछ ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। बिना ईर्ष्या द्वेष के ख्याल से क्या करना चाहिए? उस मरीज को देखना चाहिए। तो ये दोनों पॉइंट जो है वो क्या है? एक एएनएम का महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का क्या है? नैतिक गुण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन इसी में घुमा के एग्जामिनर पूछ देता है कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का नैतिक आचरण क्या है? तो ऑप्शन में दे देगा कि गांव के बड़े लोगों को ठीक से देखना, उसके बाद दे देगा कि गांव के अच्छे लोगों को टाइम टेबल से अच्छे से देखना, उसके बाद दे देगा कि किसी के बहकावे में या किसी के दबंग आदमी के आदेश से देखना,
और लास्ट में आपको एक दे देगा कि समान भाव विचार से बिना भेदभाव से देखना। तो इसमें जो राइट आंसर होगा तो आप यही करके आइएगा, जो है आपको वही टिक करके आइएगा। तो अभी आपको मालूम होना चाहिए कि दो नैतिक आचरण क्या क्या है। एक नर्स जो होती है उनका क्या क्या आचरण होती है। तो एक तो होता है समान भाव, सबको समान भाव से देखना है, बिना स्वद्वेष के ख्याल से क्या करना है, देखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक तो हो जाएगा आपका ए और दूसरा हो जाएगा डी। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 25 में देखिए क्या है कि इनमें से कौन सा रोग राष्ट्रीय उन्मूलन कार्यक्रम में आता है। इनमें से कौन सा रोग जो है वो नेशनल प्रोग्राम में आता है। देखिए क्या है, मलेरिया, कालाजार, कुष्ठ रोग, टीबी और पोलियो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके अंतर्गत जो आता है वो मलेरिया भी आता है, उसके बाद आपका कुष्ठ रोग भी आता है, उसके बाद क्या आता है, पोलियो भी आता है। राष्ट्रीय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, मलेरिया, कुष्ठ रोग और पोलियो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, सी और ई। क्या हो जाएगा, ए, उसके बाद हो जाएगा सी, उसके बाद हो जाएगा ई। ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। इन राष्ट्रीय नियंत्रण कार्यक्रमों की शुरुआत कब हुई। क्या बोल रहा है, इन राष्ट्रीय नियंत्रण कार्यक्रमों की शुरुआत कब हुई। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, आपको एकदम इनको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, देखना है कि किनका राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरुआत हुई थी। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो हो जाएगा 1975, यानी कि 1975। उसके बाद देखिए क्या है, राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम। राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण, दृष्टिहीनता का मतलब होता है अंधापन, उसको दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो उसका जो कार्यक्रम था वो कब हुआ था। इसका राइट आंसर जो रहेगा, इसका राइट आंसर जो रहेगा वो हो जाएगा 1976, यानी कि 1976, 1900 क्या हो जाएगा, 76 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम। क्षय रोग का मतलब होता है टीबी। क्या होता है, टीबी। तो इसका जो हुआ था वो कब हुआ था, 1962, 1962। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1962 हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपका हो गया 1975, ये किसका है, राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम। राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम 1976। उसके बाद आपका कब हो जाएगा, राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम 1962। इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना, मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। अभी बीटीएससी एएनएम में पूछा था कि राष्ट्रीय क्षय रोग कार्यक्रम कब हुआ था, तो 1962 में हुआ था। तो ये क्वेश्चन बनता है कि आपका एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ था। 24 अप्रैल 1971, 24 अप्रैल 1985, 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1995। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो रहेगा वो हो जाएगा 24 अप्रैल 1993। क्या हो जाएगा, 24 अप्रैल 1993, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 74वां संविधान संशोधन से लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत सुदृढ़ीकरण किया गया है। क्या क्या सुधार किया गया है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, नगरीय निकायों की लोकतांत्रिक व्यवस्था, प्रखंड पंचायत व्यवस्था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो हो जाएगा नगरीय निकायों। क्या हो जाएगा, नगरीय निकायों की लोकतांत्रिक व्यवस्था, नगरीय निकायों की लोकतांत्रिक व्यवस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ग्रामीण समुदाय की प्रथम स्वास्थ्य इकाई कौन सा है। जो ग्रामीण लेवल पे होता है, गांव के आदमी होते हैं, गांव में जो मनुष्य रहते हैं, उसका जो प्रथम स्वास्थ्य इकाई जो होता है वो कहाँ से शुरुआत होता है, स्वास्थ्य उपकेंद्र से, आंगनबाड़ी केंद्र से, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो क्या होता है, सब सेंटर पे जाता है। कहाँ जाता है, सब सेंटर पे जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य उपकेंद्र। और एक स्वास्थ्य उपकेंद्र कितने पॉपुलेशन पे खोला जाता है, तो हमने बताया था आपको कि 3000 पॉपुलेशन से लेकर के 5000 पॉपुलेशन पे एक स्वास्थ्य केंद्र को खोला जाता है, उप स्वास्थ्य केंद्र को। अब वहाँ पे जो बेड होते हैं वो एक बेड होते हैं, और स्टाफ जो होते हैं वो कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। और इसकी जो देख रेख कौन करते हैं, तो एएनएम करते हैं। कौन करते हैं, तो एएनएम करते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र की देखरेख कौन करते हैं, एएनएम। उप स्वास्थ्य केंद्र कितने पॉपुलेशन पे खोला जाता है, तो 3000 से 5000,
उप स्वास्थ्य केंद्र में कितने बेड की संख्या होती है, तो 1। उप स्वास्थ्य केंद्र में टोटल कितने स्टाफ होते हैं, तो 3। ये 4-5 सवाल जो होता है वो आपको केप्ट इन द माइंड में रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। मरीज को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को रेफर कर भेजना चाहिए। एक मरीज है, उसको क्या करते हैं कि महिला स्वास्थ्यकर्ता यानी कि एएनएम रेफर करके कहाँ भेजना चाहिए, जिला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, क्योंकि सब सेंटर के बाद आप डायरेक्ट उस कंडीशन में पेशेंट रहता है तभी आप जिला अस्पताल भेज सकते हैं। लेकिन अगर आपका पेशेंट थोड़ा यहाँ से सीरियस है यानी कि मॉडरेट में है, तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से नज़दीकी अगर आपका सीएससी सेंटर है तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं। वहाँ पे 5 स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि सीएससी पे रेफ़र कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। कौन सा रोग है जिसका भारत से उन्मूलन हो चुका है, कौन सा रोग है जिसका क्या हो गया है कि भारत से उन्मूलन हो चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, खसरा, छोटी माता, क्षय रोग, हैजा। कमेंट्स में बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो हो जाएगा छोटी माता। क्या हो जाएगा, छोटी माता यानी कि स्मॉल फॉक्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा, छोटी माता। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। इसमें कौन सा जलजन्य वाटर बोर्न रोग है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। वाटर बोर्न डिजीज कौन कौन सा है, इसमें से आपको क्या करना है, छांटना है। देखिए क्या लिखा है, मेनिंजाइटिस, डायबिटीज, पीलिया, टाइफाइड, उसके बाद क्या है, कोलेरा। इसका राइट आंसर क्या होगा, इनमें से कौन कौन सा वाटर बोर्न डिजीज है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो रहेगा वो हो जाएगा आपका क्या, सबसे पहले हो जाएगा आपका टाइफाइड। क्या होगा, टाइफाइड। टाइफाइड क्या है, वो वाटर बोर्न डिजीज है, पानी दूषित पानी से फैलने वाला बीमारी है। उसके बाद आपका क्या है, कोलेरा। कोलेरा को क्या बोलते हैं, हैजा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, उसके बाद आपका होता है पीलिया यानी कि जोंडिस। जोंडिस ये तीनों क्या है, वाटर बोर्न डिजीज है। डायबिटीज तो क्या है, डायबिटीज जो है वो आपका तो चीनी का बीमारी है, शुगर है। और मेनिंजाइटिस जो है वो क्या है, आपका ब्रेन का मेनिंजेस पार्ट का इन्फ्लामेशन है ना। तो ये आपका हो गया जॉन्डिस, टाइफाइड और कोलेरा, ये क्या है, वाटर बोर्न डिजीज है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, डी और ई। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। योग्य दंपति की अवधि होती है, योग्य दंपति का क्या बोलते हैं, एलिजिबल कपल। क्या बोलते हैं, एलिजिबल कपल की जो एज होता है वो कितना होना चाहिए, 14 से 35 वर्ष, 15 से 44 वर्ष, 18 से 50 वर्ष, 30 से 60 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एलिजिबल कपल का जो आयु होता है वो होता है कितना होता है, 15 से लेकर के 45 साल। 15 से लेकर के 45 साल क्या होता है, एक एलिजिबल कपल की पीरियड होती है, अवधि होती है। 15 साल में क्या होता है, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल आना स्टार्ट हो जाता है। और 44 से 45 साल में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है, जिसको बोलते हैं मेनोपॉज। और 15 साल में जो स्टार्ट होता है जिसको क्या बोलते हैं, रजोवृत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रजोवृत्ति। इसको क्या बोलते हैं, रजोनिवृत्ति, है ना। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। इनमें से कौन सी अस्थायी विधि है, कौन सा जो है परमानेंट मेथड है, एमटीपी। एमटीपी का मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मैंने अभी जस्ट बताया था एमटीपी के बारे में। उसके बाद क्या है, कोपर्टी। कोपर्टी क्या है कि अगर आप कोई महिला अगर कोपर्टी लगाती है तो वो 1 से 2 साल का गैप होता है बच्चा पैदा करने का, ठीक है। उसके बाद जो ये तो परमानेंट मेथड नहीं है, ये तो आप 1-2 साल के बाद इसको निकलवा भी सकते हैं। लेकिन नसबंदी जो होता है वो क्या है, परमानेंट है। और बंध्याकरण भी क्या है, परमानेंट है। इसको क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, वासेक्टोमी बोलते हैं। इसका राइट आंसर जो रहेगा, पहला हो जाएगा नसबंदी और दूसरा क्या हो जाएगा, बंध्याकरण। तो ऑप्शन नंबर बी एवं डी इज द राइट आंसर रहेगा। ये दोनों क्या है, ये नसबंदी तो मेल का है, किसका है, मेल का है। और ये जो बंध्याकरण है ये किसका है, फीमेल का है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी एवं डी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। स्वास्थ्य सबके लिए के तहत 6 जानलेवा रोग से सुरक्षा हेतु टीकाकरण करना आवश्यक है। नाम बताइए, कौन कौन सा बीमारी है जो क्या है 6 किलर डिजीज के अंतर्गत
आता है। तो क्या है, अब बताइए इसमें कौन कौन सा राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर जो रहेगा, देखिए ऑप्शन पहले देख लीजिए क्या है। ऑप्शन में है क्षय रोग, डिप्थीरिया, टिटनस, हुपिंग कफ, पोलियो, हेपेटाइटिस, रेबीज और खसरा। इसमें से आपको क्या करना है, 6 डिजीज को छांटना है, चुनना है, राइट आंसर बताना है। इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो इसमें राइट आंसर जो रहेगा वो आपका हो जाएगा, पहला हो जाएगा आपका, देखिए क्षय रोग, क्या हो जाएगा, क्षय रोग, क्षय रोग क्या है, उसके बाद क्षय रोग हो जाएगा, उसके बाद आपका टिटनेस हो जाएगा, टिटनेस के बाद आपका क्या हो जाएगा, पोलियो हो जाएगा, पोलियो के बाद आपका डिप्थीरिया हो जाएगा, डिप्थीरिया हो जाएगा, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, हुपिंग कफ हो जाएगा, हुपिंग कफ के बाद आपका क्या हो जाएगा, खसरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खसरा हो जाएगा। ये सब क्या है, 6 किलर डिजीज, देखिए 1 2 3 4 5 और 6, ये दोनों क्या है, वो 6 किलर डिजीज के अंतर्गत नहीं आते हैं, जिसको हम लोग नहीं बोलते हैं DPT, उसके बाद बोलते हैं HIV, डिप्थीरिया, परटूसिस, टिटनस, उसके बाद हुपिंग कफ, उसके बाद होता है हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस, लेकिन हेपेटाइटिस इसमें नहीं है, 6 किलर डिजीज के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करना है, छोड़ देना है, वो 6 किलर डिजीज के अंतर्गत रेबीज और हेपेटाइटिस नहीं आता है। तो इसमें राइट आंसर जो आपका रहेगा वो कौन कौन सा रहेगा, क्षय रोग, टिटनस, पोलियो, डिप्थीरिया, हुपिंग कफ और खसरा, 6 किलर डिजीज के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36, ग्रामीण समुदाय, उसके बाद देखिए लिखा है शहरी समुदाय में पाया जाता है। कौन सा ग्रामीण समुदाय में पाया जाता है और कौन सा ऐसा चीज़ है जो शहरी समुदाय में नहीं पाया जाता है। तो देखिए पड़ोसीपन का अभाव होता है कहाँ पे, ग्रामीण समुदाय में तो बहुत पड़ोसी होते हैं, पड़ोसीपन का अभाव कहाँ होता है, शहरी समुदाय में। स्वास्थ्य कार्यकर्ता का बचाव कम मिलता है, काम करने में कठिनाइयाँ होती है, समय ज़्यादा नष्ट होता है। तो इसमें जो राइट आंसर जो रहेगा वो हो जाएगा, स्वास्थ्य कार्यकर्ता को जवाब कम मिलता है। कहाँ, गांव के जो लोग होते हैं वहाँ अगर कोई वो इलाज कराने जाते हैं, कोई भी सदर अस्पताल या कोई सब सेंटर या CSC जाते हैं, तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो स्वास्थ्य कार्यकर्ता का क्या होता है, जवाब का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला देखिए क्या है, इनमें से कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो देखिए कौन कौन सा है, इसमें बात करते हैं। देखिए ऑप्शन में क्या लिखा है, यूनिसेफ, भारत सेवक समाज, विश्व स्वास्थ्य संगठन, हिंद कुष्ठ निवारक संघ, द कोलंबो योजना, FAO, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, उसके बाद क्या है, विश्व बैंक। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा, पहला हो जाएगा यूनिसेफ, क्या हो जाएगा, यूनिसेफ, उसके बाद हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको क्या बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद आपका हो जाएगा द कोलंबो योजना, द कोलंबो योजना, उसके बाद आपका हो जाएगा FAO, क्या हो जाएगा, FAO, उसके बाद क्या हो जाएगा, विश्व बैंक, क्या हो जाएगा, विश्व बैंक। ये सब क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिसेफ, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, द कोलंबो योजना और FAO और विश्व बैंक, क्या हो जाएगा, विश्व बैंक। तो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विवाह होता है, मोस्ट VVI क्वेश्चन है, विवाह क्या होता है, क्यों किया जाता है, क्या उद्देश्य होता है। देखिए क्या है, यौन इच्छा की संतुष्टि के लिए, घर बसाने के लिए, संतानोत्पत्ति हेतु, घर गृहस्थी के संचालन हेतु यानी कि घर गृहस्थी को चलाने हेतु, वंशावली हेतु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताइएगा कि एक जो कोई मनुष्य होता है, लड़का होता है या लड़की होती है, वो शादी किस पर्पज से करती है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यौन इच्छा की संतुष्टि हेतु, संतानोत्पत्ति हेतु यानी कि बच्चा पैदा करने के लिए, उसके बाद क्या है, वंशावली हेतु यानी कि क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए शादी किया जाता है, विवाह किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यौन इच्छा की संतुष्टि हेतु, संतानोत्पत्ति हेतु, वंशावली हेतु। इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, एक विवाह की विशेषताएं
या लाभ, क्या क्या उसका विशेषता होते हैं, क्या क्या लाभ होते हैं। बच्चे की संख्या कम होती है, एक विवाह अस्थायी होता है, बच्चों का मृत्यु दर कम होता है, स्त्रियों की दशा उन्नत रहती है, अभिभावक की मनमानी चलती है, बच्चों का पालन पोषण ठीक से होता है। विवाह करने से क्या लाभ होते हैं और क्या क्या विशेषताएं हैं, इसका राइट आंसर जो रहेगा वो हो जाएगा बच्चे की संख्या कम होती है। क्या होती है? बच्चे की संख्या कम होती है। एकल विवाह, एकल विवाह में क्या होता है? बच्चे की संख्या कम होती है। उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा? बच्चों की मृत्यु दर कम होता है। बच्चे की क्या होगा? मृत्यु दर कम होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? स्त्रियों की दशा उन्नत रहती है। स्त्रियों की क्या रहता है? दशा, यानी कि उसका बॉडी जो होता है, बॉडी मेंटेन होता है, मेंटेन में रहता है। उसके बाद क्या है? उसके बाद आपका रहेगा कि बच्चों का पालन पोषण ठीक से हो पाता है। एकल परिवार होता है, सिंगल फैमिली रहता है, तो उसके अंतर्गत कम बच्ची की संख्या होती है। बच्चे की पालन पोषण अच्छे से होते हैं तो बच्चे का मृत्यु दर कम हो जाता है। टाइम के अकॉर्डिंग बच्चा पैदा करता है तो स्त्रियों का शरीर भी अच्छा से रहता है, बच्चों का लालन पोषण भी ठीक से होता है। तो ये सब क्या होगा? इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, और लास्ट क्वेश्चन, कि बाल विवाह संशोधन अधिनियम के तहत क्या क्या किया गया था। लड़के की उम्र 22 वर्ष और लड़की की उम्र 20 वर्ष, लड़के की उम्र 18 वर्ष और लड़की की उम्र 16 वर्ष, लड़के की उम्र 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष। तो आपका 40 नंबर का राइट आंसर क्या होगा वो आप कमेंट्स में बताइएगा कि 40 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। लड़के की उम्र कितना होना चाहिए और एक लड़की की उम्र कितना होना चाहिए बाल विवाह संशोधन के अधिनियम के अंतर्गत, ये कमेंट्स में आप बताइएगा। आई होप ये वीडियो आपको कैसा लगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।